हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज है लेक्चर नंबर 22 यानी कि चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 और आज हम चैप्टर नंबर 5 भी फिनिश कर देंगे। ओके, हम हर एक दो दिन में क्या कर रहे हैं, अपना एक चैप्टर को फिनिश कर ले रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा था लक्ष्मीकांत में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और उसके बारे में जितने भी शेड्यूल हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। कौन कब बना था, किसको अंडर आर्टिकल 368 डालेंगे, किसको अंडर आर्टिकल 368 नहीं डालेंगे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, नाउ आज का जो टॉपिक रहेगा, बांग्लादेश को हमने कब दिया था, 2015 का क्या था। ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय एंड त्रिपुरा में क्या क्या चेंजेस करने थे वो सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज कैसे इवॉल्व होके आई, कैसे जो नए स्टेट और यूनियन टेरिटरी 1956 के बाद कैसे बनी, और उसके लिए एक हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, वो मैंने अभी ट्रिक बनाई है, उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं। हालांकि यूपीएससी में कभी आपसे सीक्वेंस वाइज में पूछते नहीं है स्टेट का फॉर्मेशन, बट इनडायरेक्टली कोई कोई स्टेटमेंट होते हैं, तो इसलिए मैंने उसके लिए ट्रिक भी आपके लिए बनाई है। कल तक हमने क्या किया था वो मैं आपको बता देता हूं। कल तक हमने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। नाउ आज हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, कि यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में कैसे आई, स्टेट कैसे रीऑर्गेनाइज होते रहे, यूनियन टेरिटरीज कब बनी। बट उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, जितनी भी पीडीएफ होती हैं हम यहाँ पर पीआर पब्लिकेशन में भी सेंड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है, @PR पब्लिकेशन टाइप करना है। बाकी आप अगर तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो पीआर पब्लिकेशन के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ईयरली सब्सक्रिप्शन है 499 रुपीज़ का, जिसमें जितने भी वीडियोज़ हम बनाते हैं उसके हैंड रिटन नोट्स, डेली के बेसिस पे पीडीएफ एक और आंसर राइटिंग आपको करने को मिलती है। लेना कैसे है, दिए गए नंबर पर गूगल पे या फ़ोन पे कर सकते हैं, और जो भी आप पेमेंट करेगी उसकी स्क्रीनशॉट हमसे सेम नंबर पर व्हाट्सएप में शेयर करनी है। ओके, नाउ आज हम स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से राज्य जो हैं हमारे बने थे। ओके, नाउ उससे पहले बहुत सारे लोगों को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो है डाउट है, तो वो मैं फिर से बता देता हूँ। आज बहुत सिंपल है, आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। ठीक है, आर्टिकल 2 में जो यूनियन ऑफ स्टेट के, जो यूनियन ऑफ इंडिया के जो पहले राज्य नहीं होगा, मतलब आर्टिकल 2 में एक नए राज्य की बात की जा रही है, न्यू इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, और आर्टिकल 3 में एग्जिस्टिंग स्टेट की बारे में बात की जा रही है। सपोज मान के चलो एक नया राज्य बनता है। ठीक है, एक अलग से नया राज्य बनाते हैं, जैसे हमारी सपोज पाकिस्तान की या पाकिस्तान की कुछ टेरिटरी है, उसके बगल से हमारी वो टेरिटरी आ जाती है और उसको लेकर हम एक नया ही राज्य बना देते हैं, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। अगर हम एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है, यानी कि एग्जिस्टिंग कोई स्टेट है, यानी कि मतलब आंध्र प्रदेश है, उसको हम चेंज करके क्या, उसमें थोड़ा सा उसकी बाउंड्री को चेंज किया और एग्जिस्टिंग स्टेट में हल्का सा चेंज करके नए स्टेट बनाया, जैसे तेलंगाना, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। जो पहले से ही स्टेट नहीं है, ठीक है, मतलब किसी दूसरे टेरिटरी की बाउंड्री हमने बना दी, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, अगर उसके बेसिस पर कोई नया राज्य बनाया, तो वो आर्टिकल 3 में आएगा। ठीक है, अब आई थिंक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। एग्जिस्टिंग स्टेट से नया स्टेट बनाया आर्टिकल 3 में, और एकदम से नया स्टेट स्टेब्लिश कर दिया गया आर्टिकल 2 में। इतना कुछ डाउट वाली बात ही नहीं है इसमें, इतना कुछ कन्फ्यूजन वाली तो बात ही नहीं होगी। आई थिंक आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा यहाँ पर से। ठीक है, एक कोई पुराना स्टेट होगा, उस पर कुछ चेंज करके नया स्टेट बनाएंगे एग्जिस्टिंग से ही, तो आर्टिकल 3 में आएगा। अचानक से ही सडन सा नया स्टेट आएगा बिना किसी एग्जिस्टिंग स्टेट्स के, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूजन मत रखो अपने उसमें। ठीक है, ना आज का है कि किस तरह से नए हमारे स्टेट बनते हैं, नए प्रिंसली स्टेट, नए जो अलग अलग राज्य हैं वो कैसे बने, कब आए, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। अब जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, तो उस समय हमारे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, मतलब ऐसे स्टेट जिसमें राजा का रूल हुआ करता था। हमारे इनिशियल में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, और उससे पहले कुछ तो ऐसे प्रोविंस थे जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे, जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद तो ब्रिटिश क्राउन आया, उसका डायरेक्ट रूल हुआ करता था।
और कुछ ऐसे राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब जिसमें राजा महाराजा रूल करते थे। हालांकि वो राजा महाराजा द्वारा रूल किया जाता था, बट पैरामाउंटेंसी जो ब्रिटिश डिसीजन सुनाएगा वही उनको फॉलो करना पड़ता था, क्योंकि हम अभी तक ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करते हैं। ठीक है, तो दो स्टेट थे हमारे, एक ऐसे स्टेट जिसमें ब्रिटिश डायरेक्ट रूल करते थे, एक ऐसे जिसमें राजा महाराजा रूल करते थे बट इनडायरेक्टली ब्रिटिश उसे पैरामाउंट करती थी। ओके, अब होता क्या है, हमारा देश आज़ाद हो जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बेसिस पे। ब्रिटिश पार्लियामेंट एक एक्ट लाती है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जब हमारा देश आज़ाद होता आता है उसके बाद हमारे टोटल जो राजा वाले राज्य होते हैं वो 552 होते हैं। प्रिंसली स्टेट कितने होते हैं? 552 विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, सपोज ये हमारा भारत है, सपोज ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बना पा रहा हूँ, ये इंडिया है, तो इसके अंदर हमारे कितने जो प्रिंसली स्टेट कितने हैं? 552 हैं, मतलब इसी जोग्राफिकल एरिया के अंदर, ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान एरिया वाला नहीं, ठीक है, पाकिस्तान का नहीं, इसी एरिया के अंदर, ठीक है। 552 ऐसे राज्य हैं जो प्रिंसली स्टेट हैं, जो राजा महाराजा रूल कर रहे हैं। ओके, नाउ 549 जो राज्य थे उन्होंने तो डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया कि हम क्या करते हैं, भारत के साथ ज्वाइन हो जाते हैं, बट 3 ऐसे जो राज्य थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे ज्वाइन होने से, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ओके, नाउ हैदराबाद को पुलिस एक्शन से जो है इंडिया में सम्मिलित कर लिया जाता है, जूनागढ़ में रेफरेंडम करवाया जाता है। रेफरेंडम जिसको नहीं पता, ऑलरेडी मैं लेक्चर में करवा चुका हूं, जिसमें हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, इनिशिएटिव है, रेफरेंडम है, इस सब के बारे में डायरेक्ट पूछा, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ाया हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है कश्मीर। कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेसिस पे जो है भारत से जोड़ दिया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब होता है एक तरह से डॉक्यूमेंट, ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है कि इसका मतलब क्या है, जो राजा हैं हरि सिंह, ठीक है, कश्मीर के राजा होते हैं हरि सिंह। ओके, तो वो अपना डॉक्यूमेंट साइन करते हैं हरि सिंह जी, किससे? भारत की सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से एक डॉक्यूमेंट साइन करेंगे, बोलेंगे कि मैं भारत में क्या होऊंगा, सम्मिलित हो जाऊंगा, यानी कि भारत के साथ जो है भारत देश के साथ जुड़ जाऊंगा, पर हमारी कुछ ऑटोनॉमी के कुछ प्रोविज़न आपने डालने होंगे। तो आप सबको पता है आर्टिकल जो 370 है, ठीक है, आर्टिकल 370 तो अब एब्रोगेट कर दिया गया है 5 अगस्त 2019 को। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यही होता है कि अपनी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोविजंस आप डाल लेते हैं कि हम अगर भारत के साथ मिलेंगे तो आप हमारे लिए ये जो हमारे रेसिडेंट होंगे उनको ये इंजॉयमेंट मिलेंगी, ठीक है। उसमें परमानेंट रेसिडेंट भी आता था आर्टिकल 35A, जो भी अब हट चुका है। ओके, तो ये तो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। तो कश्मीर जो था भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से जुड़ा, जूनागढ़ रेफरेंडम से, जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेसिस होता है, डायरेक्ट वोटिंग की जाती है, हैदराबाद पुलिस एक्शन से, ठीक है। अब ये तो था हमारे राजा महाराजा वाले क्या थे, राज्य थे। ओके, अब इनिशियल में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे 3 टाइप के, टोटल 4 टाइप के राज्य थे। अभी जैसा मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, ऐसे नहीं हुआ करते थे। 1950s के दौरान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 4 कैटेगरी में ही डिवाइड किया था, यानी कि हमारे संविधान में पार्ट A, B, C और D, ठीक है। बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि यहाँ से अगर समझ जाओगे तो आगे को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओके, नाउ देखो, इनिशियल में 1950s की बता रहा हूँ बात। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो स्टेट थे वो 4 स्टेट में डिवाइड थे, 4 कैटेगरी में, A, B, C और D, ठीक है। नाउ अगर आप देखेंगे A में कौन थे, 9 अस्टवाइल गवर्नर प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। A कैटेगरी में ऐसे 9 राज्य थे जो ब्रिटिश इंडिया जिन पर रूल करती थी। पार्ट B वाले में वो थे जो राजाशाही वाले थे, जिनके पास लेजिस्लेचर था, मतलब जो खुद के कानून बनाते थे। पार्ट C में 10 ऐसे राज्य थे जिसमें कमिश्नर प्रोविंस थे प्लस प्रिंसली स्टेट दोनों मिला के थे, जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड थे। और पार्ट D में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड था, ठीक है। अब देखो अच्छे से समझो,
ब्रिटिश प्रोविंस वाले पार्ट ए कैटेगरी में, दूसरा प्रिंसली स्टेट वाले, इसमें सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड प्रिंसली भी होंगे और ब्रिटिश प्रोविंस वाले होंगे, इसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, तो 1950 तक हमारा ऐसा, कोई कहेगा कितने राज्य हैं, तो आप कहोगे 4 कैटेगरीज के बेसिस पे राज्य थे 1950 से। ओके ना, उसके बाद आपको ये देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे डिमांड शुरू होने लग जाती है कि राज्य का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जिस कैटेगरी में अभी तक डिवाइड है कि प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश प्रोविंस वाले, ठीक है, वो जो पहले रूल किया करते थे उस बेसिस पे ही डिवाइड कर दिया गया था। हालांकि अब ऐसा नहीं है कि यार मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ कि ये ब्रिटिश प्रिंस वाले हैं तो अभी भी ब्रिटिश रूल कर रहा है, नहीं। अब देखो एयर देख लो आप, एयर हो चुका 1950, यानी कि 1947 में ही तो हमको आज़ादी ऑलरेडी मिल चुकी थी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कर लिया था, यानी कि मतलब कैटेगराइज करा था। जो पहले की तरह चल रहे थे राज्य, उसी के बेसिस पे इसको कैटेगराइज कर लिया गया। बट अब ये बात आती है कि जो हमारे स्टेट होते हैं ना, अब उनको रीऑर्गेनाइज करने की बात आती है कि यार पहले का जो राज्य थे उनको तो हमने जैसे ब्रिटिश में चलते थे उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया, अब फ्री हैं। ठीक है, ये राज्य ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैसा कर रहा है, प्रिंसली स्टेट ऐसा कुछ नहीं है, ये भारत के साथ मिल चुके हैं, भारत इंडिया है और स्टेट है, बट इनको कैटेगराइज पुराने फॉर्मेट में किया गया है। अब बात आती है कि राज्यों को आप रीऑर्गेनाइज करें तो करें कैसे, राज्यों को जो अभी का प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है उस बेसिस पर कैसे चीज़ें आई वो हम धीरे धीरे समझते हैं। नाउ राज्यों का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, डिमांड शुरू होती है, और डिमांड ऐसी उठती है कि मानो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब भाषा के आधार पर, तेलुगु है, मराठी है, तो जितने भी भाषाएं बोली जाती हैं सब लोगों की डिमांड आती है कि हाँ हमारे बेसिस पे हमारे लोग इतने भाषाएं बोलते हैं, उस बेसिस पे हमारे लिए एक राज्य बनाओ। अब हमारी सरकार सोचती है कि यार क्या होना चाहिए, तो वो एक कमेटी बना देती है। तो सबसे पहली जो कमेटी होती है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की कमेटी, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि अब हमारी सरकार ये कहती है कि अब हम एक कमेटी बनाएंगे जो डिसाइड करेगी कि जो हमें रिकमेंडेशन देगी कि एक्चुअल में जो स्टेट हैं, राज्यों को कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाए, अभी के फॉर्म में कैसे बदला जाए। पहले तो कैटेगरी ए बी सी डी हैं जो कि पुराने फॉर्मेट की कैटेगरीज हैं। अब उन राज्यों को लेकर डिमांड आती है, और राज्यों की डिमांड क्या होती है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे। लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या होता है, भाषा के आधार पर, यानी कि जो भी भाषा बोल रहा है उसके बेसिस पे सब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अपना अलग राज्य बनाओ। तो सबसे पहला जो कमीशन पढ़ेंगे हम, धर कमीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात अगर आपसे पूछी जाएगी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य को जब भी ऐसे जो हमारे राज्य हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, राज्य जो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज हैं ए बी सी डी कैटेगरी में, उसको रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है और अच्छे से फॉर्मेट किया जाएगा। तो सबसे पहला कमीशन है धर कमीशन। धर कमीशन के चेयरमैन हैं एस.के. धर साहब। भारत सरकार अपॉइंट करती है जून 1948 में इस कमीशन को, और ये अपनी रिपोर्ट दे देती है कुछ 5-6 महीने के बाद, दिसंबर 1948 में। धर कमीशन से पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए आप लोगों ने क्या बताया कि स्टेट को कैसे बनाया जाए। तो धर कमीशन की रिकमेंडेशन आती है कि आप लिंग्विस्टिक फैक्टर को ये पूरी तरह डिनाई कर देते हैं। तो अब यूपीएससी प्रीलिम्स ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा आपसे कि विथ रिस्पेक्ट टू धर कमीशन आप अपने स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। और इस बार 2020 प्रीलिम्स का पॉलिटी का पेपर तो आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आप सबको देखने को मिल रहे हैं, जो बुक में है वही चीज़। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं इस लेक्चर तक करके आया हूँ, ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आती है, टू द पॉइंट वाला क्वेश्चन पूछ लिया। तो आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, देखिए कुछ स्टैटिक पोर्शन हैं वो तो आपके सॉलिड होने चाहिए कि यार अगला बंदा सॉल्व कर रहा है तो आप भी सॉल्व करें। मतलब बड़ा खिलाड़ी बनना है यूपीएससी का तो करो, छोटा मोटा खिलाड़ी बनना है तो कभी उस वीडियो को देखो, कभी उस वीडियो को देखो, रैंडम पढ़ते जाओ। ठीक है, रैंडम पढ़ने से नहीं होता, एक स्ट्रिक्ट सोर्सेज होने चाहिए। यूपीएससी पीआर पब्लिकेशन की प्लेलिस्ट में एक यूपीएससी गाइडेंस करके एक प्लेलिस्ट है, उस पर मैंने हर चीज़ बताई है, या आप यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे 6 इंपोर्टेंट बुक्स फॉर यूपीएससी पीआर पब्लिकेशन, तो आपको मिल जाएंगी कि कौन कौन सी बुक आपको देखनी है। ओके, तो इनकी रिकमेंडेशन आती है,
धर कमीशन की रिकमेंडेशन आती है तो भारत सरकार को ये बोलती है, धर कमीशन जिसके चेयरमैन है एस के धर साहब, ये बोलते हैं कि यार हम भाषा के आधार पर नहीं बनाते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पर बनाएंगे। हम राज्यों को भाषा के आधार पर ना चुनकर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस मतलब जो प्रशासनिक तौर पर जो इजी लगे, जो अच्छे से काम हो जाए, उस बेसिस पर हम राज्यों को बनाएंगे। रिजल्ट आता है, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट देखने को मिलता है, लोग विद्रोह करने लग जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं कि यार हमारी भाषा है, भाषा के आधार पर बनना चाहिए। अब सरकार यहाँ पर, मैंने क्या बोला कि भाषा के आधार पर देखने को मिल जाता है, ठीक है, भाषा के आधार पर ये बोलते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारे राज्य नहीं बनने चाहिए, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे हमारे राज्य बनने चाहिए। तो आपसे अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या एस के धर कमीशन ने लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे स्टेट का रिऑर्गेनाइजेशन अलाउ किया था, तो आपका आंसर होगा नो। प्रीलिम्स में आपका आंसर होगा नो। जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने वाले हैं, अब मैं प्रीलिम्स की पूरी सीरीज लाने वाला हूं, टेस्ट सीरीज हमारी 1 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। इसके बाद साथ साथ में हम क्या करेंगे, पॉलिटी की लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, यानी कि मैं आपसे बोलूंगा कि पहला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, मैं उसका टेस्ट लेने वाला हूं, दूसरा चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, मैं उसका टेस्ट लेने वाला हूं। तो बहुत सारे लोगों को अब बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूपीएससी की फुल प्रिपरेशन, ये तो मैं प्रीलिम्स के बेसिस पर पढ़ा रहा हूँ, अभी GS1, GS2, GS3 और GS4 हर एक टॉपिक को कवर करते हुए मेंस के फॉर्मेट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। तो ये तो अभी मैं स्टैंडर्ड बुक ही कवर कर रहा हूँ, ओके। नाउ यहाँ पर एस के धर साहब का ये चीज़ें हो गई, फिर एस के धर कमीशन का मैंने पूरा बता दिया कि एस के धर कमीशन ने जून 1948 में अपॉइंट हुए, 1948 में रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशन बोला कि लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे अपने राज्य को बनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगा, लोग सड़कों पर आ गए। अब सड़कों पर आते आते राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, सरकार में और ज़्यादा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ज़्यादा प्रेशर आ गया कि यार अब हमें स्टेट बनाने हैं, तो बनाएं कैसे अब हम। तो सरकार एक और कमेटी को अपॉइंट करती है जिसका नाम है JVP कमेटी। JVP का मतलब है, उस पे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी हैं, वल्लभ भाई पटेल जी और पटाभी सीतारामैया, 3 लोग हैं, तो इसलिए JVP कमेटी बोला जाता है। ये कमेटी अपॉइंट की जाती है 1948 में, दिसंबर 1948, मतलब पहली है धर कमीशन। धर कमीशन ने डायरेक्ट लिंग्विस्टिक फैक्टर को डिनाई कर दिया था, ठीक है। अब आती है JVP कमेटी। JVP कमेटी 1948 में अपॉइंट होती है और रिपोर्ट देती है अप्रैल 1949 में। अब इनकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्यों, प्रीलिम्स के लिए भी। अब इनकी रिकमेंडेशन में थोड़ा सा क्या बोला जाता है कि फॉर्मली रिजेक्टेड लैंग्वेज एट द बेसिस फॉर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, मतलब उन्होंने JVP कमेटी आती है और ये बोलती है लैंग्वेज के आधार पर तो राज्य बनने ही नहीं चाहिए, ये पूरी तरह डिनाई कर देती है, ठीक है। JVP कमेटी भी लैंग्वेज के बेसिस पे राज्यों की फॉर्मेशन डिनाई कर देती है। बट अब आप ये सोचो, इतना ज़्यादा जो है डिसेंटमेंट हो रहा है, डिसेंट देखने को मिल रहा है, इतनी ज़्यादा आक्रोश, लोगों का क्रोध देखने को मिल रहा है कि यार हम तो भाषा के बेसिस पे राज्य चाहते हैं, पर आप लोग बना ही नहीं रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप तो यही चाहेंगे ना, आपकी कोई भाषा है, मराठी भाषा है तो आप महाराष्ट्र बनाएंगे, ठीक है, तेलुगु है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, तो अपने भाषा के बेसिस पे आप राज्य बनाना चाह रहे हैं। और हर जगह, ये सिर्फ देखो पूरा भारत है और पूरे भारत में हर जगह से ये डिमांड उभर के आ रही है। वेस्ट में ऐसा ही देखने में मिल रहा है, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ में हर जगह, साउथ के स्टेट तो और ज़्यादा कर रहे हैं। बट इतना ज़्यादा हर एक कमेटी ने इसको रिजेक्ट करते हुए, आप सोच सकते हैं कि अगर भाषा के आधार पर राज्य बनते तो क्या होता। आप खुद सोच के लगा लो, भाषा के आधार पर अगर राज्य बनते तो सबसे पहले राज्य को बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। अगर बनाना होता तो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हर एक राज्य के बेस में, वायलेंस तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता, ठीक है। पर इतना ज़्यादा कमेटी की रिकमेंडेशन आते आते हुए अक्टूबर 1953 में होता क्या है, भारत सरकार को फाइनली एक राज्य बनाना पड़ता है भाषा के आधार पर। और ये क्वेश्चन यूपीएससी का, यूपीपीसीएस का, हर जगह फेमस है। आपसे यही पूछा जाएगा कि फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषा के आधार पर
पहला कौन सा राज्य बना था? वो बना था आंध्र प्रदेश। वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना चाहते हुए भी उन्होंने भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश। अब सोचो, ये डायरेक्ट नहीं बना, इतने पीछे चल रहे हैं, इतने पीछे आंदोलन चल रहे हैं, क्या बताएं, ठीक है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, ठीक है, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो 1953 में ना चाहते हुए भी भारत ने पहला भाषा के आधार पर राज्य बना दिया, जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग से मद्रास स्टेट एरियाज फ्रॉम द मद्रास स्टेट। तेलुगु स्पीकिंग को सेपरेट करके मद्रास स्टेट में जो तेलुगु वाले थे उनको हटा के आंध्र प्रदेश उन्होंने बना दिया। अब इसके पीछे जैसा मैंने बोला बहुत सारे जो विद्रोह चल रहे थे। तो इस विद्रोह में मिस्टर श्री रामुलु जो हैं एक कांग्रेस के पर्सन थे, उन्होंने 56 दिन की हंगर स्ट्राइक रखी थी। सोचो, उन्होंने ये कहा था कि मैं भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश बनना चाहिए। तो मिस्टर श्रीरामुलु वो एक कांग्रेस के मेंबर थे और उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल की थी और उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई थी हालांकि, और उनके बेसिस पर आंध्र प्रदेश बन गया। तो सोचो, एक बड़े पर्सन की, बड़े लीडर की डेथ भी हो गई थी इस पूरे रिवोल्ट में। अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और टेंशन हो जाती है कि यार अब तो पहला आंध्र प्रदेश भी बन गया, अब हर लोग फिर से डिमांड करेंगे। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1953 मतलब आंध्र प्रदेश बनने के बाद वो कहते हैं कि यार एक और अब हम क्या बनाएंगे, कमीशन बनाते हैं। उस कमीशन का नाम है फजल अली कमीशन। अब 3 कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एसके धर कमीशन, जेवीपी कमेटी और फजल अली कमीशन। पहले तो यूपीएससी क्या कर देती है, देखो आपसे कैसे पूछती है। यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है क्रोनोलॉजी में आप अरेंज कीजिए। पहले एसके धर कमीशन आया, जेवीपी आया या फजल अली आए, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछते हैं इनमें से लैंग्वेज के बेसिस पर किसने एक्सेप्ट किया। तो आप कहोगे एसके धर ने रिजेक्ट किया, जेवीपी ने भी रिजेक्ट किया। अब फजल अली मैंने पढ़ाया नहीं है तो आप कैसे कह दोगे ना किसने रिजेक्ट किया है नहीं। उसके लिए हमें फजल अली पढ़ना पड़ेगा। फजल अली कमीशन अपॉइंट होता है 1953 में दिसंबर में। फजल अली कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, के.एम. पन्नीकर, एच.एन. कुंजरू, ठीक है, और फजल अली साहब। रिपोर्ट ये पब्लिश होती है सितंबर 1955 में। और रिकमेंडेशन क्या देती है, हर एक कमीशन की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ओके, रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। फजल अली कमीशन ने ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। हालांकि फजल अली कमीशन ने, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या लैंग्वेज का एक्सेप्टेंस किया था लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो आप कहेंगे यस, ब्रॉडली लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट करा था फजल अली कमीशन ने। बट रिजेक्टेड थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। बट फजल अली ने डायरेक्ट ये बोला था, फजल अली कमीशन ने, कि हम क्या करेंगे कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक राज्य नहीं बनाने वाले हैं। यानी कि अगर सपोज एक एक्स वाई जेड, एक्स अगर लैंग्वेज बोल रहा है तो एक्स स्टेट नहीं बनाएंगे, वाई ऐसे तो बहुत सारी, अगर भारत के बारे में बात करें तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो सब इतना पॉसिबल ही नहीं था कि यार हर भाषा के बेसिस पर हर एक राज्य बना दें। तो रिकमेंडेशन ये थी कि लैंग्वेज के बेसिस पे तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था, बट उन्होंने ये नहीं कहा था कि यार हर एक भाषा के बेसिस पर हर एक राज्य हम बना देंगे। ओके, तो ये तो थे हमारे 3 कमीशन। ओके, अब 4 मेजर फैक्टर ऐसे आते हैं जो कि अभी हमारे प्रेजेंट जो राज्य बने हैं उनके बेसिस पर। अगर मैंने ये पूरा बता दिया फजल अली कमीशन के बेसिस पर, और फजल अली कमीशन हमारे 4 ऐसे वो बताते हैं, 4 ऐसे इनिशिएटिव, 4 ऐसे स्टेप्स जिसके बेसिस पर फर्दर हमारे राज्य बनने चाहिए। तो फजल अली कमीशन ने ये कहा कि हम ऐसे राज्य बनाएंगे जिससे यूनिटी और सिक्योरिटी हमारे भारत की बने रहे। पहला पॉइंट उनका ये था। दूसरा उनका ये था कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होनी चाहिए, मतलब सेम कल्चर के बेसिस पर, सेम भाषा के बेसिस पर राज्य बनेंगे। वन ऑफ द फैक्टर था। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें भी अच्छे से हो जाएं। कंसिडरेशन थी कि हाँ, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर तरीके को, इसको भी हम कंसिडर करके अपना राज्य बनाएंगे नया। उसके बाद हम ऐसे भी राज्य
कंट्री नेशन बनाएंगे ताकि हर एक लोगों का, उस राज्य में रहने वाले लोगों का वेलफेयर हो सके। तो 4 ऐसे मेजर फैक्टर थे जिसके बेसिस पर आगे राज्य बनने वाले थे, जिसमें कंट्री की यूनिटी और सिक्योरिटी देखी जाएगी, कल्चरल और लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी देखी जाएगी, ठीक है, होमोजेनिटी मतलब समानताएं, फाइनेंशियल इकोनॉमिक जो है प्रमोशन होना चाहिए, और सभी लोगों का, राज्य के सभी लोगों का वेलफेयर होना चाहिए। ऐसा भी 4 ऐसे फैक्टर देखे गए फजल अली कमीशन में। नाउ फजल अली कमीशन की एक सजेशन भी आती है कि फजल अली ये कहते हैं, और फजल अली ही कमीशन ये बोलता है कि जो 4 क्लासिफिकेशन थे ना हमारे, कौन से वाले, ये वाले, देखो आपको बताता हूँ कौन से वाले, ये वाले, ठीक है, ये कैटेगरी मैंने आपको बताई, 4 ये कैटेगरी है ना, ए बी सी और डी। इस कैटेगरी वाले को इन्होंने, फजल अली कमीशन ने कहा कि इसको अबलिश करो आप लोग, और उसके बदले आप लोग बनाओ 16 नए राज्य। फजल अली कमीशन ने कहा कि 16 नए राज्य बनाओ, 3 यूनियन टेरिटरी बना दो। भारत सरकार ने फजल अली कमीशन लास्ट में एक्सेप्ट कर ली, और कुछ माइनर मॉडिफिकेशन के बाद कुछ थोड़े से हल्के से चेंज किए, यानी कि फजल अली कमीशन की रिकमेंडेशन को भारत सरकार ने मान लिया। जब भारत सरकार ने रिकमेंडेशन मानी तो वो था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके, अब रिजल्ट क्या आता है, 14 नए राज्य बन जाते हैं। उन्होंने, फजल अली ने कहा था 16 स्टेट बनाओ, बट भारत सरकार ने, अब रिकमेंडेशन ऐसा थोड़ा है ना थोपी जाएगी, यानी कि बाउंडेड, भारत सरकार बाउंडेड नहीं है कि जो बोला फजल अली कमीशन ने वो एडवाइजरी इन नेचर होते हैं कि एडवाइस कर सकते हो आप, सजेस्ट कर सकते हो। भारत सरकार ने बोला हम 14 स्टेट बनाएंगे और 6 यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। तो 1 नवंबर 1956 तक हमारे पास क्या आ चुकी हैं, 1956 तक हमारे 14 स्टेट बन जाते हैं और 6 यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं। अब धीरे धीरे नए राज्य और जुड़ने लग जाते हैं 1956 के बाद, और पॉलिटिकल मैप जो होता है बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब आप देखो, खुद देखो आप, 1947 से लेके, ठीक है, 1947 से लेके 1947 से लेके, चलो 1950s लगा लो, 1947 भी मत लगाओ, जब हमारा कैटेगरी ए बी सी डी के बेसिस पर डिवाइड थे। अब खुद लगा लो, 2020 ये चल रहा है, अक्टूबर में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, आज है 17 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको एक दिन के बाद मिल जाती है, 18 अक्टूबर को हर दिन 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है। तो अभी देख लो कितने, 28 राज्य और 9 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इतना सब चेंज कैसे हुआ, उसके पीछे कितना ज़्यादा कमीशन आए, कितनी ज़्यादा चीज़ें आई, वो हमने देख लिया। अब 1 नवंबर 1956 तक हमारे 14 राज्य बन चुके हैं, 6 यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं। ओके, नाउ ये सब चीज़ें देख ली। अब देखो, अब कुछ जो है बुक से भी मैं पढ़ा देता हूँ, जो कि बुक में इंपॉर्टेंट रहेगा। पेज नंबर है 5.3, और इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उस पर देखने को मिलता है। जो भी चीज़ें थी वैसे मैंने आपको बता दी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताने वाली वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की कैटेगरी में देखो, पार्ट ए में कौन था, जो ब्रिटिश टेरिटरी वाले थे, आसाम, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब। पार्ट बी में कौन सा था, जो प्रिंसली स्टेट थे, कौन कौन से हैं देखो, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, पटियाला। पार्ट सी में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर दोनों थे, ठीक है। अब ए बी सी डी 1950 तक थे। फिर धर और जेवीपी कमेटी आती है, वो मैंने आपको बता दिया, जितनी भी शॉर्ट चीज़ें थी वो मैंने बता दी, ठीक है, उसमें जानने की कोई बात नहीं है। फजल अली कमीशन भी बता दिया। ओके, बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी था उसको ख़त्म करके हमारा 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बना दिए 1 नवंबर 1956 को। अब देखो उसमें 7 लिखा है, तो आप क्या करोगे, उसके पीछे जाओगे, ठीक है, लिखा हुआ 7 जाओगे, 7th में पढ़ लोगे सी टेबल 5.2। अब 5.2 में 14 राज्य कौन कौन से हैं वो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो पॉलिटी में दिया है ये, मतलब 1 नवंबर 1956 तक हमारे कितने हैं, 14 राज्य बन चुके हैं। कौन है, आंध्र प्रदेश तो सबसे पहला राज्य था, फिर आसाम है, फिर बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, ये सब है।
6 यूनियन टेरिटरीज थी। मनी देखो यूनियन टेरिटरीज अब जो हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी अब स्टेट बन चुकी है, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, ये अब स्टेट हैं। ठीक है, कब कब बनी वो बाद में हम देखेंगे। ओके, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब देखो ये एक पैरा दिया है, टेबल के नीचे वाला पैरा। ठीक है, लक्ष्मीकांत में जब आप पढ़ोगे तो इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ, जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे चीज़ें हुई। अब यहाँ पर एक क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बेसिस पर नया स्टेट बनाया गया केरला बाय मर्जिंग द त्रावणकोर कोचीन स्टेट विथ मालाबार डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मालाबार डिस्ट्रिक्ट और त्रावणकोर को मिला के एक केरल बना दिया गया था। ठीक है, और कुछ नहीं है जानने को। दूसरा आपको क्या जानना है, फर्दर इट मर्ज विद द मध्य भारत, विंध्य भारत वो मध्य प्रदेश वाला है, उसको आपको कुछ नहीं जानना। और आपको जो इस पर जानना है, देखिए पैप्सू कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पैप्सू क्या है, PEPFCU। ठीक है, PEPSU। तो पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन इनटू पंजाब स्टेट, जो पटियाला था, ठीक है, जो पटियाला वाला प्रोविंस था और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, उसको मिला के ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पैप्सू बोला जाता था। उन दोनों को मिला के पंजाब बना दिया गया। ठीक है, अजमेर को राजस्थान में बना दिया गया, और बस इतना ही है। और ये तो आप सबको पता ही है, लैकेड्यू, मिनिकॉय और अमीन दीवी आइलैंड फ्रॉम द टेरिटरी डिटैच्ड फ्रॉम द मद्रास स्टेट से हटा दी गई थी। ठीक है, अब तो यूनियन टेरिटरी अभी ये बनेंगी। ओके, नाउ नए स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड आफ्टर 1956। अब कौन कौन से नए राज्य बने, यूनियन टेरिटरी बने जो कि 1956 के। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, अब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जब मैं पढ़ा दूंगा तो बस फिर ये चैप्टर खत्म। अब उसके लिए हमारे पास मैंने आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है। ठीक है, हालांकि ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, सिक्किम के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक, यानी कि अब नए स्टेट्स को ना, महाराष्ट्र, देखो ये साथ साथ में देखते भी जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से लेके चेंज ऑफ नेम्स तक अब मैं पूरा पढ़ाऊंगा, यानी कि अब चैप्टर खत्म होने वाला है। बुक से इतना ही था। अब देखो इस ट्रिक को याद करने के लिए जो है, एक चीज़ याद रखो कि कार खरीदनी है। ठीक है, इस ट्रिक को याद करने के लिए ये सोचो कि कार खरीदनी है, और तभी ये आपको ट्रिक समझ में आएगी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब 1956 के बाद कैसे कैसे नए राज्य इंक्लूड होते रहे सीक्वेंस वाइज में, वो चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी लक्ष्मीकांत में यही चीज़ महाराष्ट्र बगल बगल में मैच भी करते रहो ताकि आपका ये ट्रिक काम आए। तो आपके माइंड में ये ट्रिक ऐसी घूमनी चाहिए। यूपीएससी में आपसे कभी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस नहीं पूछेगा, बट हम रिस्क नहीं ले सकते। यूपीएससी अगले साल 2021 में पूछ दे सपोज, हम ही तो रिस्पॉन्सिबल होंगे खुद के लिए, वो कि यार हमने, यूपीएससी पूछता नहीं है तो हमने नहीं किया, बट एक बार कर लो। ठीक है, ओके, स्टेट पीसीएस के लिए तो कर ही लो, यूपीएससी वैसे जनरली नहीं पूछता है ऐसे जो फैक्चुअल होते हैं। ओके, सबसे पहले दो चीज़ें एक याद रख लो कि आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था 1953 में, और रिसेंट 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। बस अब उसके बाद सोचो कि कार खरीदनी है। कार खरीदनी है तो हमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ता है, ये सब चीज़ें बनानी पड़ती हैं। ठीक है, तो पहला, इसको मैंने 3 पार्ट में, इस ट्रिक को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है महात्मा गांधी के छोटे भाई, और तीसरा पार्ट है महात्मा गांधी के तीसरे भाई। ओके, तो ओवरऑल स्टोरी अपने मन में क्या बना लो कि कार खरीदनी है महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी के एक भाई और महात्मा गांधी के जो तीसरे भाई हैं, इन सब लोग मदद कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो अब गांधी जी को कार खरीदनी है तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले उनको डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, पहला क्या है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का एम निकाल लो मतलब महाराष्ट्र, गांधी का जी निकाल लो मतलब गुजरात। तो सबसे पहला राज्य तो 1953 में आंध्र प्रदेश ही बन चुका। उसके बाद के बारे में बता रहा हूँ कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बने। तो महात्मा गांधी को क्या खरीदनी है, कार खरीदनी है, उस पर उनकी मदद करते हैं उनके 2 भाई, पहले और तीसरे भाई। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को कार खरीदनी है तो वो डिमांड ड्राफ्ट में उनको बनाना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी मतलब महात्मा का एम निकाल लो महाराष्ट्र, गांधी का जी निकाल लो गुजरात। तो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में बनते हैं। तो महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं, दादरा एंड नगर हवेली जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बैंक है, वहाँ सबसे बड़ा बैंक है लकासे दा पापेल। ठीक है, आपने देखा है ना लकासे दा पापेल मनी हाइस्ट।
तो सोच लो, वैसे ही कुछ हाईएस्ट है जहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट हाईएस्ट नहीं बैंक है कोई, ठीक है। तो महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, 1960। तो महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? दादरा एंड नगर हवेली जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाने, ठीक है। महात्मा गांधी कहाँ जाते हैं? दादरा एंड नगर हवेली जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाने। तो महात्मा का एम महाराष्ट्र और गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली 1961 में बनता है, दमन एंड दीव 1961 में बनते हैं। तो पहला सीक्वेंस आपको याद हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली और डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड का डी निकाल लो दमन और डी का डी निकाल लो दमन एंड दीव, 1961 में बन जाते हैं। अब साथ साथ में महात्मा गांधी का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था गोवा। अब गोवा याद रखो, पहले तो यूनियन टेरिटरी था, बाद में वो स्टेट में, मतलब छोटा भाई अब बड़ा भी हो चुका है। तो साथ साथ में महात्मा गांधी जी अपने साथ गोवा को भी लेके चल रहे हैं। गोवा इतना छोटा था, ये माउस के जितना, ठीक है। कब? 1961 में, तब ये यूनियन टेरिटरीज हुआ करता था। उसके बाद 1987 में, ये याद रखना, बाद में 1987 में गोवा का नाम फिर से आएगा, तो मैं इसलिए इंक्लूड नहीं करूंगा उसको, क्योंकि गोवा 1987 में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया। तो जो 1961 में इतना छोटा था वो बड़ा होते हुए 1987 में इतना पहुंच गया, ठीक है। और पहले यूनियन टेरिटरी था उसका। तो पहला आपको पॉइंट, पहला वाला ट्रिक का पहला स्टोरी समझ में आ गई। महात्मा गांधी दादर एंड नगर हवेली जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट बनाने, डिमांड का डी मतलब दमन एंड दीव, ठीक है। और उनके साथ साथ उनका छोटा भाई गोवा, जो पहले छोटा था वो बड़ा हो चुका है। तो पहला ये हो गया। पर डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाते हैं तो काम बनता नहीं है, महात्मा गांधी जी का उनको कार मिलती नहीं है। पर वो कहते हैं कि यार मुझे कार चलानी है। तो महात्मा गांधी अपने दूसरे भाई से बात करते हैं। महात्मा गांधी का दूसरा भाई कहता है कि यार मेरा जान पहचान के जो कुछ बैंक हैं नागालैंड में, तो मैं यहाँ है। तो महात्मा गांधी जी अभी काम कर रहे हैं सब वो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। पर महात्मा गांधी जी का भाई भारत में ही रहना चाहता है और वो है अपना पुडुचेरी में। तो महात्मा गांधी का जो दूसरा भाई है वो पुडुचेरी से नागालैंड में जाते हैं। पहली स्टोरी आपको समझ में आ गई ना। तो महात्मा गांधी जी के, अब मैं ये तो डिटेल में बता रहा हूँ, जब आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको, मतलब ट्रिक का ये रहता है कि यार आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप सॉल्व कर ही ले जाओगे। आपके पास कोई माइंड में डाउट नहीं है, तो मतलब माइंड ब्लैंक है तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे, बट आपके पास 4 ऑप्शन है तो आप यूं कर ले जाओगे। तो मैं कभी ये सजेस्ट करता हूं कि आप कोई चीज़ मेमोराइज करने वाली है तो उसको डायरेक्ट याद करो, ओके। तो महात्मा गांधी जी का जो दूसरे भाई होते हैं वो पुडुचेरी से नागालैंड जाते हैं। नागालैंड क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर उनकी बड़े बड़े बैंकों से पहचान है। अब वो पहले बैंक HCS के पास जाते हैं, फिर दूसरे बात MTH के पास, ठीक है। देखो HCH है ना, नाम से भी लग रहा है HCH। तो महात्मा गांधी जी के दूसरे भाई क्यों जा रहे हैं? कार लेनी है महात्मा गांधी जी के लिए, तो वो पुडुचेरी से नागालैंड जाते हैं। और नागालैंड में ऐसा क्यों है, क्या है, वहाँ 2 बैंक होते हैं उनके पास, बड़े बड़े बैंक हैं, HCH बैंक और MTH बैंक। पहले जाते हैं वो HCH बैंक के पास, फिर जाते हैं MTH बैंक के बाद। HCH मतलब क्या होता है? हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। और MTH मतलब मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। एक बार ये तो है, मैं तो ऐसे बोल दे रहा हूँ, बट आप बार बार अगर उसको देखते रहोगे ना आपको याद हो जाएगा। HCH हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, MTH मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। हरियाणा भी 1966 में बनता है, चंडीगढ़ भी 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में। फिर उसके बाद दूसरे बैंक MTH में, मणिपुर भी 1972 में बनता है, 1972 में त्रिपुरा भी, मेघालय भी 1972 में भी। बट अब इतना जाने के बाद भी यार बैंकर कहते हैं कि नहीं यार इतना बड़ा हम लोन नहीं देते हैं कार के लिए, क्योंकि गांधी जी को तो बड़ी वो पॉर्श टाइप कार चाहिए होती हैं, तो गांधी जी को मिलता ही नहीं है इसके लिए लोन। अब लास्ट जो हमारी फाइनल जो हैं हमारे गांधी जी के जो तीसरे भाई हैं वो कहते हैं कि यार लास्ट में अब मैं ही कुछ कर सकता हूँ। तो महात्मा गांधी जी के तीसरे भाई हैं, उनकी जान पहचान होती है सिक्किम में। अब सिक्किम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, सिक्किम एक अलग से चीज़ है। सिक्किम में जाते हैं, चलो मैं पहले स्टोरी कंप्लीट कर देता हूँ फिर सिक्किम का चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। महात्मा गांधी जी के जो तीसरे भाई हैं वो जाते हैं सिक्किम में 1975 में, ठीक है। सिक्किम में वो जाते हैं 1975 में, सिक्किम चले जाते हैं। सिक्किम में तीनों भाइयों के माता पिता रहते हैं। तो महात्मा जी के जो तीसरे भाई सिक्किम जाते हैं और वहाँ का उनका थोड़ा सा प्यार बना रहता है अपने माँ अप्पा से। तो माँ अप्पा से मिलते हैं, मतलब माता और पिता से मिलते हैं। तो
माता और अप्पा मतलब पिता। माता का एम निकाल लो मिजोरम, अप्पा का ए निकाल लो अरुणाचल प्रदेश में। और उनके पैर छूते हैं, पैर छूते हैं, CHU। ये कबीले की लैंग्वेज ऐसा होता है ना, वो आपने चेन्नई एक्सप्रेस में भी देखा होगा, जो छोटा ऐसे कुछ ऐसी वाली लैंग्वेज बोलता है। तो आप कुछ ये सोच लो कि इस एरिया में, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले एरिया में ट्राइबल लोग रहते हैं और पैर छूने को छू बोलते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो तीसरे भाई कहाँ जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं। वहाँ कौन मिलते हैं, उनका प्यार थोड़ा सा माँ अप्पा से बना रहता है, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और उनके पैर छूते हैं, ठीक है। माता पिता से मिलने के बाद उनकी क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पैर छूएंगे। छू मतलब छू, छत्तीसगढ़ झारखंड उत्तराखंड, बस ये 2000 में बनते हैं। और लास्ट तो मैंने आपको बता दिया, लास्ट तेलंगाना। तो इस तरह से मैंने सभी राज्य के बारे में आपको बता दिया। अब हाल ही में 2019 का यूनियन टेरिटरी को ऐड कर लो, 2019 वाली, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाली, बस खत्म, कुछ है ही नहीं पढ़ने वाला। ओके, तो आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा। क्या था, महात्मा गांधी जाते हैं दादरा एंड नगर हवेली डिमांड ड्राफ्ट बनाने। उनके साथ उनका छोटा भाई गोवा भी जाता है, जो 1987 तक बड़ा हो जाता है। यहाँ काम बनता नहीं है। कहानी का दूसरा पार्ट आता है जब महात्मा गांधी के जो दूसरे भाई पुडुचेरी से नागालैंड जाते हैं। नागालैंड में उनके दो बड़े बैंकों से जान पहचान होती है, HCH और MTH, बस खत्म। तीसरी स्टोरी क्या है, महात्मा गांधी जी के तीसरे भाई सिक्किम जाते हैं। सिक्किम में उनकी पूरी फैमिली रहती है, माता और पिता रहते हैं। उनके पैर छूते हैं, छू मतलब छत्तीसगढ़, J मतलब झारखंड, U मतलब उत्तराखंड, खत्म। बस क्या था इसमें। अब मैं एक सिक्किम के, सब तो डायरेक्ट बन जाते हैं, बट सिक्किम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सिक्किम का थोड़ा सा अलग सा पहलू है। सिक्किम 1947 तक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और सिक्किम को जो रूल करते थे चौग्याल राजा। ओके, 1947 में सिक्किम राज्य है नहीं अभी, प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया के अंदर आ जाता है। मतलब इंडिया के साथ तो मिलता है, बट प्रोटेक्टरेट स्टेटस उसके पास होता है। इसका मतलब क्या है कि सिक्किम के पास पूरी ऑटोनॉमी है। सिक्किम के पास पूरी ऑटोनॉमी है, जितने भी अपने अफेयर्स हैं सिक्किम करता है। इंस्टीड एक्सेप्ट डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन वो भारत सरकार संभालेगी। बाकी प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया के तहत पर जो सिक्किम है उसको जितने भी ऑटोनॉमी है वो सिक्किम के पास है। इंटरनल मैटर वो खुद ही डील कर रहा है। 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1974 के अनुसार सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बना दिया जाता है। बट यहाँ भी सिक्किम को लगता है कि यस, वहाँ के लोगों को लगता है नहीं, अभी भी ऑटोनॉमी नहीं है, अच्छे से डेमोक्रेसी नहीं इस्टेब्लिश हुई है, राजा का ही रूल चल रहा है। तो फॉर दिस पर्पज आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल संविधान में वो लोग डाल देते हैं। सोचो, सिक्किम को रूल कर रहे हैं चौग्याल और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें भारत सरकार कर रही है और उसके लिए 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है। उसमें दो चीज़ें ऐड की जाती हैं, आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल भी इंक्लूड किया जाता है, बट वो लंबे समय तक चलता नहीं है। एट द एंड 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। तो आपसे पूछा जाएगा सिक्किम कौन सी अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पर राज्य बना था। 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बेसिस पर सिक्किम फुल फ्लैज्ड स्टेट बन चुका था, 22वां राज्य सिक्किम बना था। अब अमेंडमेंट होता है 1st और 4th शेड्यूल में और उसके बेसिस पर आर्टिकल 371F भी जोड़ दिया जाता है, जिसमें कि सिक्किम को कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए जाते हैं। बट सिक्किम के लिए जो पहले आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल था उसको भी खत्म कर दिया जाता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो सिक्किम राज्य बन जाता है। और एट द एंड मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहला राज्यों का नेम चेंज करने की बात आई तो 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, तो पहला ऐसा राज्य जिसका नाम चेंज कर रहा था यूनाइटेड प्रोविंस। तो अभी तो वहीं के लोग जो हैं दूसरों का नाम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें थी। ओके, तो ये आपको मैंने बता दिया, ये कुछ ये वाला स्टेटस है। तो आई थिंक मैंने 5th चैप्टर पूरा बढ़ा दिया है, स्टेट रीऑर्गेनाइज फैक्चुअल भी कंप्लीट करा दिया है। तो धीरे धीरे 2 दिन में एक चैप्टर कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा फ्लो चल रहा है, तो पढ़ते रहो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही दिन में मैं एक चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, अभी तो मुझे थोड़ा सा वर्क करना था सितंबर की PDF बनाने में, जो आई थिंक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा।
सितंबर मंथ की द हिंदू डेट वाइज अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है कि जो लोग 499 का सब्सक्रिप्शन पैक लेते हैं उनको मई 2020 से लेके अगले 2021 तक डेली मंथली के बेसिस पर पीडीएफ तो मिलेंगी, उसके साथ साथ फ़ोन गाइडेंस भी मिलती हैं। तो आपको करंट अफेयर के लिए 2 चीज़ें फॉलो करो बस, एक हिंदू कोई भी एक न्यूज़पेपर, आप इंडियन एक्सप्रेस भी फॉलो कर सकते हो, बट हिंदू के हम नोट्स खुद प्रिपेयर करके देते हैं, तो वो फ़ायदा है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा मेहनत मत करो। एक विज़न आया इसकी मैगजीन, बस ये करंट अफेयर के लिए करो, बाकी स्टैटिक पोर्शन हमारा अच्छा सा चल ही रहा है। ये एनसीईआरटी, हाँ, और इस पर एनसीईआरटी भी नोट्स देते हैं हम आपको, एनसीईआरटी भी प्रिपेयर्ड है, आपके करंट भी चीज़ें, तो माइंड डाइवर्ट मत करो अपना, यहाँ पर गाइडेंस भी दी जा रही है, ठीक है। तो 499 में आपको सब चीज़ें अवेलेबल की जा रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और बाकी 5 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, अगला हमारा कुछ आई थिंक सिटीजनशिप वाला होगा या फंडामेंटल राइट, तो 7वां चैप्टर है, इसके बाद सिटीजनशिप है, उसको हम डिटेल में करेंगे। और बाद में एक चैप्टर एक ही दिन में आ जाएगा, ठीक है, बट किसी किसी चैप्टर में 5-6 दिन भी लगेंगे, जैसे बड़ा पार्लियामेंट है वैसे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।